नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। यूक्रेनी हमले में रूस के न्यूक्लियर चीफ की मौत, इलेक्ट्रिक स्कूटर में 300 ग्राम टीएनटी लगाकर हत्या, रूस बोला ये आतंकी हमला, इसका बदला लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बोले पुतिन से डील करने को तैयार रहे ज़ेलेंस्की, यूक्रेन को जंग रोकने के लिए करना होगा समझौता, इस युद्ध की भरपाई में लगेंगे 100 साल। सीरिया में तख्तापलट के बाद पहली बार बोले पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद, कहा मैंने अपने लोगों को धोखा नहीं दिया, लड़ना चाहता था मगर मजबूरी में छोड़ना पड़ा देश। बांग्लादेश में म्यांमार के चरमपंथी संगठन अराकान आर्मी ने मचाया कोहराम, कई इलाकों पर किया कब्जा। ईरान में 15 साल जेल वाले हिजाब कानून पर रोक, राष्ट्रपति बोले इसमें सुधार की जरूरत, अभी भी 2 महीने तक जेल का प्रावधान। कनाडा की डिप्टी पीएम क्रिस्टिया का पद से इस्तीफा, पीएम जस्टिन ट्रूडो ने वित्त मंत्री पद छोड़ने को कहा, ट्रूडो के मुफ्त पैसे बांटने के खिलाफ थी क्रिस्टिया। दक्षिणी प्रशांत में मौजूद आइलैंड देश वनुआतू में 7.3 तीव्रता का भूकंप, कारें दबी, इमारतों में दरारें, इंटरनेट और फोन सर्विस ठप, सुनामी वार्निंग जारी। पीएम मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट पर बांग्लादेश की आपत्ति, पीएम ने लिखा था 1971 की जंग हमारी जीत थी, बांग्लादेशी मंत्री बोले भारत सिर्फ सहयोगी था। जॉर्जिया के एक रेस्टोरेंट में गैस रिसाव, 11 भारतीयों समेत 12 लोगों की मौत, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दम घुटा, एक ही रूम में सो रहे थे सब लोग। और अब आज की बड़ी खबर। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की आंच अब बांग्लादेश को महसूस होने लगी है। उसके म्यांमार बॉर्डर पर तनाव काफी बढ़ गया है। खबरों की माने तो म्यांमार का एक विरोधी गुट, जिसे अराकान आर्मी कहा जाता है, उसने एक तरीके से बांग्लादेश पर चढ़ाई कर दी है। भारत तो बांग्लादेश का पेंच धीरे धीरे कस ही रहा था, मगर अब अराकान आर्मी ने उसकी जमीन के निचले हिस्से को सुलगाना शुरू कर दिया है। ये सब कुछ एक हफ्ते के अंदर हुआ है। खबर है कि अराकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा तक आ गई है और उसने कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। अराकान सेना के म्यांमार में रखाइन राज्य पर कब्जे और बांग्लादेश के साथ लगने वाली 270 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा पर पूरे कंट्रोल की खबरों के बीच बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में स्थानीय लोग और यहाँ रह रहे रोहिंग्या डरे हुए हैं। सुरक्षा चिंताओं के चलते टेकनॉफ उपजिला प्रशासन ने कल नाफ नदी में यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया, जो टेकनॉफ और म्यांमार क्षेत्र के बीच से बहती है। अराकान आर्मी यानी एए ने सोमवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि समूह ने रविवार से माउंगडो के पूरे इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। माउंगडो एक ऐसा जिला है जहां पिछली जनगणना के मुताबिक 1,10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अराकान सेना के प्रवक्ता खिंग तुथा ने सोमवार देर रात एक अज्ञात जगह से टेक्स्ट मैसेज के जरिए एसोसिएट प्रेस को बताया कि उनके समूह ने रविवार को माउंगडो में आखिरी बची सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया है। चौकी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल थुरिन तुन को युद्ध से भागने की कोशिश करते समय पकड़ लिया गया है। समूह ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक पोस्ट में दावा किया कि उसने सेना की पश्चिमी कमान को छोड़कर 30 से ज्यादा सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जो रखाइन और पड़ोसी चीन राज्य के दक्षिणी हिस्से के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में देश के क्षेत्रीय जल को नियंत्रित करती है। इससे रखाइन प्रांत में हाल ही में हुई लड़ाई ने मुस्लिम रोहिंग्या अल्पसंख्यक सदस्यों के खिलाफ संगठित हिंसा के फिर से शुरू होने की आशंकाएं बढ़ा दी हैं। ठीक उसी तरह जैसे 2017 में उनके समुदाय के कम से कम 7,40,000 सदस्यों को सुरक्षा के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश में भागना पड़ा था। अब बांग्लादेश के लिए बहुत विकट समस्या होने वाली है। एक तरफ बांग्लादेश खुद अपने देश में उपजे दंगों और विद्रोह से परेशान है, तो अब बांग्लादेश के लोग रोहिंग्या से कैसे निपटेंगे। दरअसल अराकान आर्मी के बांग्लादेश की तरफ बढ़ने के पीछे एक वजह है।
ये वजह खुद अराकान आर्मी ने अपने बयान में बताई है। अराकान आर्मी ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा पर जिहादी और चरमपंथी गुट बौद्धों और हिंदुओं पर अत्याचार और उन पर जुल्म ढा रहे हैं। बांग्लादेश में जो रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप हैं, उनमें कई आतंकी ग्रुप हैं जो हत्या, रेप, अपहरण और कई तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। आरोप ये भी है कि इन जिहादी गुटों की अल-कायदा और जमात इस्लामी के साथ मिलीभगत है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि बांग्लादेश की सरकार को सीमा पर बौद्धों और हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के बारे में अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन उसने कभी इनकी सुरक्षा की परवाह नहीं की और इन जिहादी गुटों को अपने रिफ्यूजी कैंप में बढ़ने दिया। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, इसके बारे में भी हमें पता है। बांग्लादेश की सरकार को लगता है कि वो 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेज देंगे। बयान के मुताबिक बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठन खुद लड़ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कथित रूप से जुंटा से हाथ मिला लिया है। ऐसे में म्यांमार और बांग्लादेश दोनों जगहों की राजनीतिक अस्थिरता से हालात काफ़ी खराब हो गए हैं। सीमा ज़्यादा खतरनाक हो गई है और स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। हालात को देखते हुए बांग्लादेश की यूनुस सरकार की नींद उड़ गई है। हालांकि टेक्नॉफ में कुछ इलाकों पर कब्जे को लेकर फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है। ये इलाका सिर्फ सामरिक रूप से ही नहीं बल्कि रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप और सेंट मार्टिन आइलैंड के नज़दीक होने के नाते काफ़ी संवेदनशील है। सीमा के हालात पर भी बांग्लादेश की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अराकान आर्मी यानी AA क्या है, चलिए इस संगठन के बारे में जानते हैं। म्यांमार में रखाइन समुदाय के सदस्यों ने साल 2009 में अराकान आर्मी का गठन किया था, जिसका नेतृत्व पूर्व छात्र एक्टिविस्ट त्वान मरात नाइंग ने किया था। वो उत्तरी म्यांमार में कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी यानी KIA के साथ शरण चाहते थे। अराकान आर्मी ने सबसे पहले कचिन प्रांत की जेड माइंस में काम करने वाले पुरुषों को अपने संगठन का हिस्सा बनाया था। रखाइन में घुसपैठ से पहले इन्होंने शान प्रांत में KIA और दूसरे उग्रवादी समूहों के साथ म्यांमार की सेना के खिलाफ लड़ने का अनुभव हासिल किया। अराकान आर्मी का दावा है कि इसके पास 30,000 से ज़्यादा लड़ाके हैं। हालांकि विश्लेषकों के मुताबिक इसके लड़ाकों की संख्या 20,000 के आसपास हो सकती है। फरवरी 2021 में जब म्यांमार की सेना ने आंग सन सू की सरकार का तख्ता पलट किया था, तब अराकान आर्मी ने इसकी निंदा की थी, लेकिन तुरंत हथियार नहीं उठाए थे। इसके बाद करीब 2 साल तक अराकान आर्मी ने राजनीतिक विंग के जरिए अपनी प्रशासनिक पैठ बनानी शुरू कर दी थी। यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान यानी ULA ने कोरोना महामारी के दौरान म्यांमार में वैक्सीनेशन अभियान चलाया था। नवंबर 2023 में 3 ब्रदरहुड अलायंस के हिस्से के तौर पर अराकान आर्मी ने शान स्टेट के विद्रोही गुटों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सेना के खिलाफ आक्रमण शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में अराकान आर्मी ने रखाइन और चिन स्टेट के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। म्यांमार के रखाइन स्टेट के करीब 80% हिस्से पर अराकान आर्मी का कब्जा है। ये इलाका रणनीतिक तौर पर भारत के लिए भी काफ़ी अहम माना जाता है। म्यांमार की सैन्य सरकार जुंटा ने म्यांमार और बांग्लादेश को अलग करने वाली करीब 270 किलोमीटर की सीमा के क्षेत्र से नियंत्रण खो दिया है। म्यांमार का ये उग्रवादी संगठन इससे पहले भारत को भी टेंशन दे चुका है। म्यांमार में 2021 में हुए तख्तापलट के बाद अलग अलग विद्रोही गुट एक्टिव हैं। सेना के खिलाफ मोर्चा संभालने वालों में अराकान आर्मी भी शामिल है। म्यांमार के रखाइन और चिन जैसे प्रांतों में अराकान आर्मी की पकड़ काफ़ी मजबूत बताई जाती है। इस संगठन ने म्यांमार सेना के लिए अहम माने जाने वाले चिन प्रांत के पालेतवा शहर पर कब्जा कर लिया था, जो भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के करीब स्थित है। और इस शहर में करोड़ों डॉलर के ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसका भारत समर्थन करता है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत और म्यांमार के क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित की जा सकती है।
इसके अलावा म्यांमार का चिन प्रांत और भारत के मिजोरम के बीच 510 किलोमीटर की सीमा लगती है। म्यांमार के इस क्षेत्र में जब सेना और विद्रोहियों के बीच झड़प होती है तो बड़ी संख्या में शरणार्थी मिजोरम में शरण लेते हैं। मार्च 2022 के आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में म्यांमार के करीब 31,000 से ज़्यादा शरणार्थी रह रहे थे और ये सभी चिन प्रांत से आए थे। लिहाजा इस इलाके में संघर्ष बढ़ने से भारत की चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के नाम से टेलीग्राम चैनल पर एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि उनका सीरिया छोड़ने का कभी कोई इरादा नहीं था। टेलीग्राम पर सीरियाई प्रेसिडेंसी चैनल पर आए इस बयान को बशर अल असद का माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि इस चैनल को अब कौन चलाता है। असद का ये बयान उनके देश छोड़ने और राजधानी दमिश्क के विद्रोहियों के कब्जे में आने के 8 दिन बाद आया है। असद ने सोमवार को रूस से जारी अपने इस बयान में दावा किया कि उनका इरादा कभी भी सीरिया छोड़ने का नहीं था। बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद सीरिया में अनिश्चितता के हालात हैं। 8 दिसंबर 2024 को राजधानी दमिश्क पर विद्रोही गुट हयात अल तहरीर अल शाम यानी HTS के कब्जे के बाद असद को देश छोड़ना पड़ा और उन्हें रूस ने पनाह दी। उनके जाने के बाद सीरिया में फिलहाल किसी स्थिर सरकार की स्थापना नहीं हो पाई है। कई गुटों के बीच संघर्ष जारी है। टेलीग्राम पर जारी इस बयान में कहा गया है कि जैसे ही सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ तो असद युद्ध अभियान देखने लताकिया चले गए, जहां उन्होंने देखा कि सीरियाई सैनिक पीछे हट चुके हैं। इस बयान में यह भी लिखा है कि हमीमिम एयरबेस पर भी इस दौरान ड्रोन से तेज हमले होने लगे और रूसियों ने उन्हें एयरलिफ्ट करके मॉस्को ले जाने का फैसला किया। ये बयान अरबी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया है। इसमें सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति ने कथित तौर पर 8 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसका ब्यौरा दिया है। बयान में कहा गया है कि बेस छोड़ने के लिए कोई साधन नहीं था। मॉस्को ने 8 दिसंबर की शाम को बेस कमांड से आग्रह किया कि वो फौरन वहां से मॉस्को रवाना होने का इंतजाम करें। ये दमिश्क के कब्जे में जाने और बाद में आखिरी सैन्य ठिकानों के ढहने और बाकी बची सभी संस्थाओं के चरमराने के बाद हुआ। असद के बयान में कहा गया है कि इस घटना के बीच किसी भी समय मैंने पद से हटने या शरण लेने का फैसला नहीं लिया था और न ही किसी शख्स या पक्ष ने ये बात कही थी। जब स्टेट आतंकवाद की गिरफ्त में आ जाए और किसी भी सार्थक योगदान का कोई मतलब ना रह जाए तो किसी भी पद के मायने नहीं रह जाते हैं। दरअसल इस्लामिक विद्रोही संगठन हयात अल तहरीर अल शाम यानी HTS जब एक के बाद एक सीरियाई शहर पर कब्जा कर रहा था तब उन 12 दिनों के दौरान असद कहीं नहीं दिखे थे। हालांकि उसी समय ये भी कहा जाने लगा था कि वो देश छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि दमिश्क में जब विद्रोही घुस रहे थे तब उनके प्रधानमंत्री भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 9 दिसंबर को रूसी मीडिया ने जानकारी दी कि असद को रूस में शरण दी गई है। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। सीरिया के विद्रोही फिलहाल ट्रांजिशनल सरकार बनाने की प्रक्रिया में हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि सीरिया में हुए सत्ता परिवर्तन के पीछे तुर्की का हाथ है। सीरिया के मुद्दे को लेकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बशर अल असद को सत्ता से उतारने वाले इस्लामिक समूहों के पीछे तुर्की का हाथ था। साथ ही उन्होंने असद पर हमला बोलते हुए कहा है कि मैं कह सकता हूं कि असद एक कसाई की तरह था। इधर विद्रोही गुट हयात अल तहरीर अल शाम यानी HTS के नेता अहमद अल शरा ने दमिश्क में सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गिर पेडरसन के साथ बैठक की। अलवतन के एक बयान के मुताबिक दोनों के बीच राजनीतिक परिवर्तन पर चर्चा हुई है। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।